हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आरपीएफ आरपीएसएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम 17/1/2019 के का थर्ड शिफ्ट देखेंगे। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर बहुत ही ज़रूरी होता है और प्रीवियस ईयर के ही पैटर्न पर क्वेश्चन आने की संभावना होती है। कई बार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रिपीट भी होता है। तो चलिए आज हम लोग प्रीवियस ईयर का टॉप 50 क्वेश्चन जो जीके जीएस का होगा वो हम लोग कवर करेंगे और इसमें से आपका कितना सही होता है ये कमेंट करके हमें बताइएगा और ये सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विकल्प हवा की धूल और धुएं के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टिंडल प्रभाव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुमानित समिति। चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है अनुमानित समिति को। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन खेल निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित है? तो ये संबंधित है ड्रॉप से, ऑप्शन नंबर सी। जबकि नेल्सन कुश्ती से संबंधित है, नेल्सन कुश्ती से संबंधित है। गुगली क्रिकेट से संबंधित है, गुगली क्रिकेट से। और डॉल्फिन किक तैराकी से, डॉल्फिन किक तैराकी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रपति और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो इसे अध्यक्ष हटा सकता है, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो इसे अध्यक्ष हटा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने बेसर शैली की वास्तुकला का परिचय दिया? इसका परिचय दिया था चालुक्य वंश ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या किसकी कुल संख्या होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था 1911 में। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने 1911 में किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जा सकता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसे वृद्धि कहा जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल और किसका गुणनफल होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान और त्वरण। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखेंगे, अनाज जमा मुख्य रूप से किसमें लगाए जाते हैं? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, केसर। केसर मुख्य रूप से कश्मीर में पाया जाता है, केसर मुख्य रूप से कश्मीर में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में जवादी और सेबराय पहाड़ी स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। भारत के किस राज्य में जवादी और सेबराय पहाड़ियाँ स्थित है? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, ध्वनि की गुणवत्ता इसके किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रीक्वेंसी। ध्वनि की गुणवत्ता फ्रीक्वेंसी के द्वारा निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न है, पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो पाल साम्राज्य का संस्थापक गोपाल था, ऑप्शन नंबर डी। पाल साम्राज्य का संस्थापक गोपाल था। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न है, ट्रॉफी के संबंध में MVP शब्द का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अधिक मूल्यवान खिलाड़ी। MVP शब्द का पूरा नाम अधिक मूल्यवान खिलाड़ी है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, मिलिंद पन्हो पाठ किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर ए। मिलिंद पन्हो पाठ किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे भारत के नए समुद्र मिले? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा 23 मई 1498 को भारत आया था। वास्को डी गामा 23 मई 1498 20 मई 1498 को भारत आया था। वास्को डी गामा 20 मई 1498 को भारत आया था और ये टोटल 3 बार आया था।
वास्को डी गामा कुल 3 बार भारत आया था। अगला प्रश्न देखेंगे, हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इस खेल के क्षेत्र को कोर्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को कोर्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पशुपति किस काल से मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पा संस्कृति। पशुपति किस काल से मनाया जाता है? हड़प्पा संस्कृति काल से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक हवादार बीमारी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शासन। एक हवादार बीमारी है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शासन। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तारा आपके सबसे करीब है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन सा तारा आपके सबसे करीब है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक संपत्ति के अति प्रयोग को कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सार्वजनिक स्रोत की त्रासदी। ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक स्रोत की त्रासदी। अगला प्रश्न देखेंगे, संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजन कौन करता है? तो इसका संयोजन करता है लोकसभा उपाध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा उपाध्यक्ष। अगला प्रश्न है, पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मरियप्पन थंगावेलु। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मरियप्पन थंगावेलु थे। अगला प्रश्न है, विभाजन में जनक कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को किसमें विभाजित किया जाता है? तो 2 समान में विभाजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र के लेखक कौन हैं? तो नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि थे। ऑप्शन नंबर डी, नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, कौन सा अंतरराज्य परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है गृह मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्रालय। अंतरराज्य परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है गृह मंत्रालय। थाल घाट मुंबई और किसको जोड़ती है? तो मुंबई और नासिक को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए, थाल घाट मुंबई और नासिक को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबद्ध नहीं है? तो ये संबद्ध नहीं है कलिंग ट्रॉफी। ऑप्शन नंबर बी, कलिंग ट्रॉफी। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है, पुरुषों में कौन से सेक्स जीन होते हैं? तो पुरुषों में होते हैं XY, जबकि XX महिला में होता है। XX महिला में और XY पुरुष में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, संघीय रूप से प्रशासित विधि। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शासक पाटलिपुत्र को स्थापित किया था? तो पाटलिपुत्र को स्थापित किया था उदयन ने। ऑप्शन नंबर बी, उदयन ने। अगला प्रश्न है, भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 267 में। आकस्मिक निधि 267 के अंतर्गत है, जबकि वित्त आयोग का गठन 280 में। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में है, जबकि अनुच्छेद 266 में संचित निधि का गठन है। 266 में संचित निधि का गठन अनुच्छेद 266 में। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन है। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, अनुच्छेद 266 में संचित निधि का गठन, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन और आकस्मिक निधि का अनुच्छेद 267 में। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से कौन सा द्वीप है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूरोप। ऑप्शन नंबर बी, नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से कौन सा द्वीप है? यूरोप। अगला प्रश्न है,
राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो इसका अध्यक्ष है ऑप्शन नंबर बी, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य राजा था? तो अंतिम मौर्य राजा बृहस्पति थे। अंतिम मौर्य राजा बृहस्पति थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंदरगाह है? तो ये कोलकाता है, ऑप्शन नंबर सी, नदी बंदरगाह है कोलकाता। अगला प्रश्न देखेंगे, किस राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रचलित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिहार। इसे मधुबनी चित्रकला को मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं। मधुबनी चित्रकला को मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनियों को कहा जाता है? तो इसे आवाज़ कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को आवाज़ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे लंबी तटरेखा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अटलांटिक। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे लंबी तटरेखा है? तो अटलांटिक महासागर के। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो इस शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 31.16 था, ऑप्शन नंबर ए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या प्रतिशत 31.16 था। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अधीन आता है? तो यह आता है कार्मिक मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अधीन आता है? कार्मिक मंत्रालय। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेत और कंकर भरा हुआ क्षेत्र है? तो ये क्षेत्र है ऑप्शन नंबर सी, तराई। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेत और कंकर भरा हुआ क्षेत्र है? तराई। अगला प्रश्न है, वृक्षासन योग में क्या स्थित दिखता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेड़। वृक्षासन युग में क्या स्थिति दिखता है? पेड़। अगला प्रश्न है, डोली कुनीथा एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। डोली कुनीथा कर्नाटक में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1993 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसे पीसी महालनोबिस को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में पीसी महालनोबिस को माना जाता है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत कम विक्रेता लेकिन जहां खरीदने के लिए बहुत अधिक क्रेता हैं उसे कहते हैं? तो उसे अल्पाधिकार बाजार कहते हैं। अल्पाधिकार बाजार कहा जाता है। बहुत कम विक्रेता लेकिन जहां खरीदने के लिए बहुत अधिक क्रेता है उसे कहा जाता है अल्पाधिकार बाजार। अगला प्रश्न है, भारत सरकार किसके माध्यम से खाद्यान्न खरीदता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय खाद्य निगम। भारत सरकार भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खाद्यान्न खरीदता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कब शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी 2005 में, ऑप्शन नंबर डी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना 2005 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो ये किया था 326 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईस्वी पूर्व में। जबकि सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। जबकि सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सेल्यूकस
निकेटर था। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था, जबकि सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। अगला प्रश्न है, किस बिल के बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसा नहीं निकाल सकती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विनियोग विधेयक। किस बिल के बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसा नहीं निकाल सकती है? विनियोग विधेयक के बिना। तो दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये इसमें से आपका कितना सही हुआ ये भी हमें बताइएगा। दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।